नमस्ते मित्रों, आर टीवी में सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस एक कलाकार के एपिसोड में हम बात करेंगे पुणे के एक ब्रिलियंट कलाकार आर्टिस्ट रमेश गुजर। Ramesh Gujar is known for his beautiful decorative forms wherein he can depict episodes and emotions of life, spirituality and nurturing ability. उनके पेंटिंग्स जीवन के दोनों पहलुओं को बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाता है, जिसमें एक आध्यात्मिक, एक योगिक पहलू हो या दूसरी ओर एक सांसारिक हो, जहाँ पे स्त्री, पुरुष, बच्चे, उम्मीद, घर, एक पारिवारिक का एक अनुभूति देता है। खूबसूरत रंगों से, खूबसूरत लाइन से इनके बारे में जानेंगे। इनकी सोच क्या है, इनकी मौल्य क्या है, इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, जो इतनी खूबसूरत कलाकृति रचना करते हैं। रमेश गुर्जर जी, आर टीवी में स्वागत है, वार्म वेलकम। अच्छा, नमस्ते वसंत जी। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। आपकी कलाकृति हमेशा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत फैसिनेटिंग लगी उसमें, क्योंकि उसमें सिर्फ ड्राइंग की वजह से नहीं, कंपोजिशन की वजह से नहीं, लेकिन उसमें एक कहानी है, एक नरेशन है, उसमें एक प्ले है, जो एक उसमें इन सब पहलुओं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अब तक की कला सफर कैसी रही, आपने आपके आर्ट की तरफ रुझान कैसे हुई, और आप कैसे आज 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 जिस मुकाम पे है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपकी क्या क्या अनुभूति रही, आज तक सफर कैसा रहा? अच्छा, सफर तो जैसे कि सारे आर्टिस्ट लोगों का होता है, वैसे ही मेरी शुरुआत हो गई। बचपन से ड्राइंग करने की ड्राइंग करने का बहुत मुझे अच्छा लगता था। तो बचपन से एक्चुअली मेरे पिताजी भी ड्राइंग में बहुत अच्छे थे। उनके ड्राइंग पेंटिंग देख देख के मैं बड़ा हो गया। मेरे पिताजी तो प्राइमरी टीचर थे, लेकिन उनका ड्राइंग एंड पेंटिंग बहुत अच्छा था। तो जैसे जैसे मुझे समझना शुरुआत हो गया 1-2-3 साल से, तो उनके पास बैठ के मैं उनका काम देखता था। वो देखते देखते बड़ा हो गया। तभी मुझे लगा कि इसमें बहुत मजा है। तो बचपन से ये कुछ ना कुछ वॉल पे, दीवारों पे ऐसा कुछ ड्राइंग करना, जो पेपर मिले, बुक्स मिले, वहीं पे लिखने से पहले मैंने ये शुरू कर दिया था। हाँ, तो वो देख देख के मैं बड़ा हो गया। फिर पढ़ाई में तो इतना मैं खास इतना अच्छा नहीं था, सो था। लेकिन पिताजी को भी पता हो गया कि ये पढ़ाई से ज्यादा ड्राइंग में ज्यादा रुचि रखता है, तो आगे जाके वो ड्राइंग में कुछ कर पाएगा। क्योंकि उनकी इच्छा थी कि एक्चुअली उनकी इच्छा थी कि वो जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़े, वो उनके टाइम। लेकिन वो उनके कुछ प्रॉब्लम से वो पढ़ नहीं पाए। तो उनकी अधूरी इच्छा है वो मुझ में देखना चाहते थे कि मेरा बच्चा जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाके पढ़े और कुछ तो भी आर्टिस्ट बने। तो तभी से एक्चुअली 10th तक मैं तो गांव में था, लेकिन गांव का जो माहौल था, जो मेरी परवरिश गांव में हुई, तो वो सारा मेरे जैसा बोलते हैं ना कि बचपन में आप जो अनुभव करते हैं, जो भी आप देखते हैं, जो जो सोसाइटी में आप रहते हैं, उसका इम्पैक्ट आपको आपके पूरे जिंदगी में रहता है। तो वो सारा इम्पैक्ट, किसान हो या खेती हो, क्योंकि 10वीं तक 16 साल तक मैं उसमें ही रहा, तो वो सारी चीजें अभी भी मेरे काम में आ जाती है। और मैंने सारा नजदीक से देखा। मैंने किसानों का जो काम रहता है, या उनके जो गाय भैंस होते हैं, उनके प्रति जो प्रेम रहता है। क्योंकि हम भी किसान हैं। हमारे घर में भी चाहे बैल हो, भैंस हो, गाय हो, वे सारे हमारे घर में थे। तो बचपन से हम लोगों को बहुत लगाव था इस जानवरों से। तो उनसे हाथ लगाना, या उनका कुछ बच्चा हो गया तो हम लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी
वो जो छोटा छोटा बच्चा कैसा दिखता है, तो वो सारा जो भी हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, जो हम लोग देखते हैं, जो भी वहाँ पे जो हम पे संस्कार होते हैं, वो तो सारे जिंदगी भर रहते हैं। उस साल में करीबन जब समझ आती है 2-3 साल के बाद, और एक 10-12 साल तक जो भी संस्कार होते हैं वो हमारे जिंदगी भर रहते हैं। तो वो टाइम पे मेरे पिताजी गांव में एक तालीम थी, तो तालीम जाते थे, तो तभी से पिताजी की वजह से मुझे वो एक एक्सरसाइज करना, कुश्तियां करना, वो टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अच्छा, वो उस गांव का अखाड़ा बोलते हैं, गांव का अखाड़ा थे, अच्छा व्यायाम अच्छा, शाला। गांव गांव मेरा सतारा जिले में एक चाफल नाम का गांव है, वहां पे मेरा बचपन गया 10वीं तक। तो हाँ, 10वीं तक मेरा एजुकेशन ऐसे ऐसे वैसे वैसे हो गया, इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था, लेकिन 10वीं तक मेरा ये तय हो गया था कि ये इतना अच्छा ड्राइंग करता है तो आगे ड्राइंग कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना। तो 10वीं के बाद मैंने कोल्हापुर में फाउंडेशन किया, और पहली बार मैं शहर गया था। तो गांव बचपन सारा पूरा गांव में गया था, तो पहली बार शहर में गया था, तो शहर के रीति रिवाज वैसा कोल्हापुर इतना सिटी भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये अड़चन आ गई थी वहां पे। लेकिन अच्छा लगा, कोल्हापुर में मैंने फाउंडेशन किया, वहां पे मुझे अच्छे टीचर मिले। अच्छे बोले तो जो मेरा फाउंडेशन था वो वहां पे इतना पक्का हो गया मेरा फाउंडेशन, कि फाउंडेशन में हम लोग जब पहली बार कॉलेज गया था, तो हर रोज हम लोग ऐसा करते थे, आज मेरे फ्रेंड का असाइनमेंट अच्छा हो गया, तो कल मेरा इससे अच्छा कितना अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो वहां पे एक कंपटीशन रहती थी, और हेल्थी हेल्थी कंपटीशन रहती थी। करेक्ट। हाँ, तो फाउंडेशन मेरा वहां पे अच्छा गया। फाउंडेशन के बाद मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं एटीडी करूं, ड्राइंग टीचर डिप्लोमा, और उसके बाद जॉब पकड़ने का, क्योंकि जॉब जॉब, पकड़। हाँ, जॉब एक सिक्योरिटी रहती है। तो लेकिन फाउंडेशन करते समय मुझे पता चल गया था कि ऐसा अप्लाइड आर्ट रहता है, पेंटिंग रहता है, तो मेरा मन तो था कि पेंटिंग ही करना, पेंटिंग का डिप्लोमा करना। तो पिताजी बोले अभी फाउंडेशन हो गया तो एटीडी कर। तो एटीडी के लिए मैं पुणे आ गया, किसी पहचान वाले थे पुणे में, तो पुणे आके मैंने एटीडी कर दिया। एटीडी के बाद मुझे मैं थोड़ा कन्विंस करने लगा मेरे पिताजी को कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। इच्छा नहीं थी, लेकिन वो मेरे सामने उनको भी लगा इतना पढ़ने का उसका मन है, तो चलो आगे जाके पढ़ाई करो डिप्लोमा। तो फिर डिप्लोमा मैंने यहाँ पे किया पुणे में। लेकिन जैसे मैं कोल्हापुर से पुणे आया, यहाँ पे सारा लाइफ है एकदम प्रैक्टिकल लोग है। थोड़ा सा गांव गांव के लोगों को थोड़ा अड़चन आ जाता है। करेक्ट। गांव के लोग इतना प्रैक्टिकल नहीं रहते, लेकिन यहाँ पुणे आके मैं थोड़ा सा यहाँ के लोग देख के, अरे कितना सब सारे प्रैक्टिकल वगैरह है, तो थोड़ा सा ये सिटी का हवा लग गया थोड़ा सा। लेकिन काम के बारे में मैं बहुत सीरियस रहता था। तभी तक मुझे थोड़ा सा समझ आ गया था कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा पेंटिंग रहता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों के काम देखता था। तो मन में बहुत इच्छा रहती थी कि अरे हमारा भी कुछ नाम हो, हम भी अच्छे काम करें, आर्टिस्ट, फुल टाइम आर्टिस्ट। अगर मैं जिंदगी में ऐसा फुल टाइम आर्टिस्ट एज अ प्रोफेशनल मैंने किया, तो ये मेरे लिए अच्छा है, और वो मुझे खुशी मिलेगी उसमें, बजाय वो ड्राइंग टीचर का टीचिंग में रहने के बजाय इसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो डिप्लोमा होने के बाद मेरे पिताजी बोलने लगे कि अभी जॉब, तो मैं उनको बोला नहीं, मैं फुल टाइम आर्टिस्ट रह के काम करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। तो वहां से एक्चुअली मेरी शुरुआत हो गई, फुल टाइम एज एन फुल टाइम आर्टिस्ट। लेकिन मैं जितना सोचता था कि ये इतना अच्छा है वगैरह, तो इसमें दिक्कतें बहुत है रियली। उतना आसान नहीं था। इतना आसान नहीं था, लेकिन वो भी मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि क्या होता है, जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी, जितना स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, वो उसी से मेरा काम इतना अच्छा नहीं था शुरू में, लेकिन मेरा काम अच्छा होते गया। अभी मुझे एक चीज में मुझे याद आ रही है कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक किस्सा बताता हूँ।
विवेकानंद जी के पास एक आदमी गया और बोला कि जो भी हम लोग कर्म करते हैं तो उसका फल तो मिलता है, ऐसा आप बोलते हैं, मुझे कुछ तो भी आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो विवेकानंद जी बोले, एक सामने एक बड़ा पत्थर है, तो वो पत्थर तो बहुत बड़ा है, आप उसे जाके हिलाओ। तो वो आदमी गया और वो हिलाने लगा, तो कुछ हिला नहीं क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा था। तो विवेकानंद जी बोले कि आप साल भर हर रोज वो पत्थर को थोड़ा 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 पुश करो। वो आदमी ने वो साल भर काम किया, थोड़ा रोज जाके पुश करना। और एक साल के बाद वो आदमी विवेकानंद जी के पास गया और बोला कि स्वामी जी, ये तो पत्थर हिला नहीं है, आप बोले कि ये पत्थर हिल जाएगा, मुझे तो फल कुछ मिला ही नहीं। तो स्वामी जी बोले कि अरे तू पत्थर को मत देख, तू खुद के बाइसेप देख, वो कितने तगड़े हो गए हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया। क्योंकि मैंने एज एन आर्टिस्ट, फुल टाइम आर्टिस्ट करके जो मेहनत की, तो पैसा तो उतना नहीं मिला, लेकिन रोज काम करने से मेरा काम धीरे 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 अच्छा होने लगा। तो एक फ्लुएंसी मेरे काम में आ गई, और हर तरह के मैं काम करता था। मैं पोर्ट्रेट्स भी करता था, जो काम मिले, शुरू शुरू में ना जो काम मिले वो सारे काम करता था, चाहे वो गणपति डेकोरेशन हो, या कुछ थर्माकोल के डेकोरेशन हो, या म्यूरल हो, वॉल पेंटिंग हो। शुरू शुरू में कैसे भी काम, जो काम मिले वो काम करना, और वो लेकिन ये बहुत मन से काम करना है ताकि वो बहुत अच्छा काम हो। ऐसा नहीं कि मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं तो मैं इतना ही काम कर दूंगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोग काम देखते हैं, वो आर्टिस्ट को कितना पैसा मिला वो नहीं देखते। तो उस हिसाब से कुछ मेरा चलता रहा। मुझे भी अभी मैं अभी अभी सोचता हूँ कि मैंने 30 साल ये क्षेत्र में कैसे निकाले, कहाँ से पैसे मुझे मिले। कहाँ मुझे, लेकिन ये धीरे 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 ऐसा होता चला गया। फिर पहले मैं इंटीरियर डेकोरेटर लोगों के लिए काम करता था। वहाँ उनके ऑफिस में जाना शाम 5-6 बजे, और वो बोलेंगे कि मेरा साइट यहाँ यहाँ पे, वो एड्रेस लिख देते थे मुझे। फिर दूसरे दिन वो साइट पे जाना, वो साइट देखना, वहाँ पे क्या करना है, कौन सा पेंटिंग लगाना है, वो अगले दिन जाके वो इंटीरियर डेकोरेटर को बोल देना कि ऐसा ऐसा वहाँ पे है, तो ये पेंटिंग यहाँ पे अच्छा दिखेगा। फिर वो काम देते थे। वैसे मैंने 5-6 साल काम कर दिया। फिर मैं बोला थोड़ा सा आगे का स्टेप लूं। तो आगे का स्टेप, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी कैसी हुई है और काम में इम्प्रूवमेंट कैसा हो गया, इसीलिए मैं सारा बोल रहा हूँ। या हाँ हाँ। फिर जाके मैं बॉम्बे गया, तो बॉम्बे में कुछ फ्रेम वाले हैं, जैसे कि सदगुरु है, पेंटेड रिदम वगैरह, सारे पूना बॉम्बे के आर्टिस्ट ना यही काम करते हैं। तो मैं बोला थोड़ा आगे का स्टेप लूं, तो उनके लिए मैं काम करने लगा। मेरा ये रूटीन यही यही था कि पुणे में एक 10-15 पेंटिंग बनाने के, उसका रोल करने का, वो रोल कैरी करके सुबह 5 बजे उठ के सिंहगढ़ ट्रेन पकड़ के बॉम्बे जाने का। और हाथ में सारा कैरी करने का, वो लोकल का कुछ, इतना लोकल में इतनी भीड़ भाड़ रहती थी, वो लेके खार रोड जाने का, उनको दिखाने का। पहले 10 बार मैं गया, वो 10 बार उन्होंने एक भी पेंटिंग मेरा ले लिया नहीं। वो बोले नहीं अच्छा नहीं। वो उनके दुकान के पीछे जाके वो सारा धूल में वो सारे पेंटिंग रखने पड़ते थे। वो जो ओनर है सदूर वाले, वो आते थे, वो देखते थे, अरे नहीं अच्छा नहीं, वो बोलते भी नहीं थे। तो बहुत इंसल्टिंग लगता था। फिर बाद में उन्होंने ना एक दो पेंटिंग, 10 पेंटिंग लेके गया तो 10 में से एक दो पेंटिंग ले लेते थे। तो वहां से ऐसा एक मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि पहले इंटीरियर वालों का काम करता था, बाद में मैं ये पोस्टर वालों के लिए काम करने लगा। फिर बाद में सोचा है कि अरे गैलरी में मेरे पेंटिंग कब जाएंगे, तो गैलरी वालों से मैं मिलने लगा, वो जाके देखने लगा। गैलरी वो जमाने में ना मेरे ख्याल से 2008 या 9 में बहुत सारे मेल करता था, काम करना, बस काम करना और उन लोगों को मेल करना, गैलरी वालों को। लेकिन एक भी गैलरी वाला मुझे रिप्लाई नहीं देता था, कोई पूछता भी नहीं था। फिर बाद में मैंने जहांगीर के पीछे म्यूजियम आर्ट गैलरी, वहां पे ग्रुप शो किया। तो ग्रुप शो में लेकिन काम करने का इतना मेरा ये था ना कि नहीं, इससे अच्छा पेंटिंग बनाना और अच्छा काम करना। ऐसा ऐसा नहीं था कि अरे छोड़ दो, इसमें मुझे पैसे नहीं मिलते, ये काम क्यों करूं। लेकिन मेरी लगन तो यही थी, मुझे ये काम अच्छा लगता था और दिल से मैं काम करता था। तो 2009 में मैंने वहाँ गैलरी में ग्रुप शो किया, तो वहां पे मेरा पेंटिंग
बिकना शुरू हो गया। अच्छा। उससे पहले मेरा सारा चलता था ऐसे ही कि इसने काम दिया, पोर्ट्रेट का काम दिया, तो सभी प्रकार के काम मैंने शुरू शुरू में किए। और धीरे धीरे मुझे मेरा लाइन पता चला कि मेरा ड्राइंग बेस अच्छा है, तो मैं ये लाइन में कर सकता हूँ, ये ड्राइंग में कुछ हो सकता है। तो मेरा काम ड्राइंग बेस है, ये मुझे मेरे समझ में आ गया। तभी से मैंने ये काम कर दिया, बाकी के काम मैंने छोड़ दिए, पोर्ट्रेट करना छोड़ दिया, या जो भी काम मैं बोला मैं यही काम करूंगा और इसी से मैं पैसे कमाऊंगा। एक्चुअली पैसा ये मेन नहीं है, ये तो पैसों से ज्यादा खुशी तो जब काम अच्छा होता है वहां से मिलती है। पेंटिंग सेल हो जाता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर कोई पेंटिंग अच्छा हो, अरे मैंने आज क्या पेंटिंग बना दिया, वही जो सबसे ज्यादा आनंद है वैसी उसी में से मिलता है। तो ये जर्नी ऐसी धीरे 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 आगे आगे बढ़ते 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 बढ़ते, तो अभी भी और एक चीज है, मुझे सभी तरह के काम अच्छे लगते हैं, चाहे ड्राइंग बेस हो, चाहे पोर्ट्रेट हो, या चाहे कंटेम्पररी एकदम क्रिएटिव काम हो, सभी प्रकार के काम मैं करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं कि एक चीज में मैं अटक गया और वही काम यही सेल होता है तो मैं यही काम करूंगा। और ऐसा ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं आज तक कि मुझे यही काम करना है, इसी से पैसे मिलते हैं। मुझे जो जिसमें आनंद मिलता है हर रोज, और जो कल मैंने किया मैं आज नहीं करता, हर एक पेंटिंग मेरा आप देखेंगे अलग अलग ही है। फिर जो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ मैंने पढ़ा वगैरह, बचपन में मैंने बहुत सारे किताबें पढ़ी, तभी तभी क्या होता था कि मैं किताबें पढ़ता था। अभी के बच्चे तो इतने पढ़ते नहीं, लेकिन स्टोरीज वगैरह पढ़ता था, तो मैं इमेजिन करता था मन में ही कि ये कैरेक्टर ऐसा रहेगा, ये कैरेक्टर ऐसा रहेगा दिखने को। अगर वो जमाने में कृष्ण वगैरह जो रहेंगे तो हमारे जैसे आदमी, लेकिन मैं उनको अलग तरीके से देखता था कि वो कुछ आदमी जैसे दिखते होंगे, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से दिखते होंगे। उनको दो आंखें होगी, नाक होगा, दो कान हो गए, ऐसा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से मैं उनको इमेजिन करता था। वो धीरे 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 मेरे ड्राइंग में वहाँ आने लगा। अभी भी अभी भी वही काम कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि काम में मेरा मीडियम है वो काम करना। बोलना इतना अच्छी तरह मुझे आता नहीं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जो भी प्रोसेस है मेरा, मैं आपको ये बोलता हूँ अभी। नहीं, बहुत आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ उसको। एंड बहुत क्या बोलते हैं उसमें, स्ट्रगल तो है, लेकिन इस स्ट्रगल ने आपको बहुत ताकत दिया। हाँ, इस स्ट्रगल ने मुझे बहुत ताकत दी है। हाँ, क्योंकि कुछ स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं जो हमें कमजोर करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रगल ऐसे होते हैं जो हमें मजबूत करते हैं। हाँ, तो और आपकी एक बात बोलूं क्या, मैं एक बात हाँ, बोलिए। बोलता हूँ, बचपन से मुझे स्ट्रगल करने की बहुत आदत हो गई, क्योंकि बचपन में मैं एक बात बोलता हूँ, बचपन में मैं कुश्ती करता था। बच्चा बोले तो एक 12-13 साल से मैं कुश्ती कर रहा था। तो वो गांव में क्या होता है कि गांव में यात्रा होती है, खेड़े गांव में। तो यात्रा में पहले वो सुबह ऐसा हम लोग उसे तमाशा बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या शायद तमाशा ही बोलते होंगे। और उसके बाद वो सुबह रहता था, और दोपहर में कुश्ती रहती थी। मैंने कि वहां पे सुबह श्रृंगारिक कुछ कला होती थी, और उसके बाद वीर रस होता था। सॉरी वीर रस होता था। वीर रस होता था। तो ना वो जो बचपन में जो अनुभव किया है, तो सारे रस वो बचपन में चखने को मिले, तो ये सारे पेंटिंग में आ जाते हैं। और एक कुश्ती की मैं बात कर रहा था, तभी क्या होता था कि कुश्ती करते समय ना मैं बहुत बार हार जाता था, क्योंकि वो जो पहलवान रहते थे वो सारे ऐसा गांव के थोड़ा सा रफ एंड टफ वगैरह ऐसा रहते थे, वो हार जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बहुत ये फील करता था, क्या बोलते हैं, बहुत ऐसा, डिसअपॉइंटमेंट होती है। हाँ ऐसा लगता था। और मेरे मन में मैं ये ठान लेता था कि नेक्स्ट टाइम मैं वो पहलवान को हरा दूंगा, जब भी मौका मिलेगा। और मैं हराता था, मैंने हराए भी। तो ये वो टाइम पे ना स्ट्रगल करने का, और जो जीत बारी मैंने हारी है उसको जिताने का, वही से मुझे कुछ ये लग गया था।
मोटिवेशन लग गया था। हाँ, मोटिवेशन या ऐसा, तो अभी भी ऐसा ही होता है। अभी भी कभी कभी ना एकदम ऐसा निराश हो जाता है आदमी, या कुछ उसको कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से मैं वापस उठ जाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें आपके जो इतने विभिन्न अनुभूतियां हैं, मतलब आपके कमीशन वर्क की एक है और आपकी बॉडी ऑफ वर्क एक है, दो हम्म, अलग पहलू है। हाँ हाँ, डेफिनेटली हमें कमीशन वर्क चाहिए क्योंकि हमारे बिल्स भरने होते हैं, हमारे रोजमर्रा जिंदगी के खर्चे होते हैं, अगला कैनवस लाने के लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये मैं एनकरेज भी करता हूँ सारे आर्टिस्ट को कि कमीशन वर्क जो आया उसमें वो कम ज्यादा पैसा कुछ भी रहे लेकिन करके दे दे, ताकि पैसे का रोटेशन होता रहे। हम्म। किसी का पोर्ट्रेट आता है, किसी का लैंडस्केप आता है, किसी का एब्स्ट्रैक्ट आता है, व्हाटएवर इट इज। लेकिन ये जो बाइफर्केशन है, मतलब ये जो आपने सेपरेट कर दिया कि ये मेरा कमीशन वर्क है और ये मेरा बॉडी ऑफ वर्क है, यस। राइट। कमीशन वर्क एज अ कलाकार मैं काम करूंगा, कमीशन वर्क दे के पैसा ले लूंगा, लेकिन एक कला साधक के रूप में मैं अपना बॉडी ऑफ वर्क बनाते जाऊंगा। ये दो अलग, बहुत अच्छा रास्ता आपने उसको ठीक तरह से हाँ उसको बनाया उसमें, एंड उसमें चल रहा है। हाँ। मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है हमेशा, आपने अभी भी बताया और पहले भी बताया कि आपकी बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड है, मतलब गांव से जो आता है। ओके। ये काफी लोग इसको रूरल इंडिया कहते हैं। ये हमारी समाज शास्त्रों ने, स्पेशली जो अंग्रेजों के टाइम से, इन्होंने ये अर्बन मतलब शहरी और ग्रामीण ऐसा कर दिया उसको। बाय, मैं उसको नहीं मानता हूं ऐसा। मुझे ओके। लगता है कि मैं उसको रूरल ग्रामीण नहीं मानता हूं, लेकिन मैं उसको इंडिजीनियस, मतलब ये हमारे द रियल इंडिया है। हाँ हाँ हाँ, जो बिल्कुल। गांव में है वो स्वाभाविक इंडिया है, वो रियल इंडिया है, जहां पे पूरे हम मनुष्य प्रकृति के साथ बहुत मिलजुल के रहता है। हाँ। खेती हो, बाड़ी हो, ये पेड़ पौधे हो, जानवर हो, बाद में खेत हो, इसमें मिट्टी हो, उसमें सांस्कृतिक रहता है, उसमें आध्यात्मिक रहता है, उसमें एक कलात्मक रहता है, सब कुछ रहता है। पूरा गांव का जीवन परिपूर्ण जीवन है। इसकी जो बाइफर्केशन की शहरी जीवन मैंने देखा है, उसमें कुछ नहीं है, वो खाली एक शोरूम है, बहुत रंगीला है, लेकिन एक्चुअली कुछ ये नहीं है उसमें। बिल्कुल। उसमें ना कोई रस है, ना कोई पूरा उसका ये है। लेकिन गांव की जब जिंदगी देखते हैं वो तो परिपूर्ण लगता है, जहाँ पे मानसिक हो, स्वाभाविक हो, प्राकृतिक हो, हम सारे चीजों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड ये अनुभूति आपके कलाकृति में बहुत खूबसूरत आती है। हाँ। मतलब आपके पेंटिंग्स मेरे को परिपूर्ण लगते हैं, जहाँ पे एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक बच्चा है, एंड वो कलर्स पूरे अर्दन कलर्स के फैमिली हैं आपके। यस। पूरा ऐसा लगता है कि वो मिट्टी की खुशबू लगती है ऐसा। मुझे इस तरह का परिपूर्ण अनुभूति, जहां पे मुझे आलमेलकर की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती थी, उसमें मेरे को यस। लगता था वो, मतलब वो उनका भी पेंटिंग्स आप देखिए, वो हमारे जो कल्चरल इंडिया है, हमारे जो इसमें वो परिपूर्ण लगता है। वो चेहरे के हाव भाव बहुत शांत रहता है ऐसा, हाँ मतलब कंटेंटेड बोलते हैं, समाधान बोलते हैं ऐसा। हाँ। ओके। उसके बाद आलमेलकर के पेंटिंग के बाद वो लेवल पे थोड़ा मुझे अगर ये टच हुआ तो मुझे आपकी कलाकृति लगी। ओके। मतलब क्यों, उसमें वो ड्राइंग फॉर्म्स है, वो थोड़ा डेकोरेटिव फॉर्म्स है, उसमें परिपूर्णता है, उसमें वो एक पूरे हमारे जो जीवन की जो जो शैली है, मतलब उसमें मनुष्य हो और प्रकृति हो, दोनों मिला के जो बनती है उसमें। तो मेरा सवाल ये है उसमें कि आपकी जो पेंटिंग्स में इस तरह की परिपूर्णता आप लेके आते हैं उसमें, हाँ। क्या ये आपकी गांव की शैली वहीं से शुरू हुई थी, या आपने इसको धीरे धीरे डेवलप किया? इसको कैसा हुआ, इसमें ये कॉन्सेप्ट पे नहीं नहीं। कैसे पहुंचे आप? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब काम करते हैं ना, पेंटिंग बनाते हैं, मेरे ख्याल से ना पेंटिंग करते समय आप सोचते नहीं है। सोचते नहीं तो बोले तो आपके जो विचार है ना, वो ऑटोमेटिकली आप जैसा अपने पर्सनल लाइफ में जैसा सोचते हैं, आपके जो विचार है, तो ऑटोमेटिकली वो उतर जाते हैं आपके कलाकृति में।
कलाकृति करते समय आप सोचते नहीं ज्यादा। अगर सोचा भी ना, मेरा मेरा पर्सनल का ये है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक विचार रखता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा पेंटिंग करना है, कि मेरा विचार ये है कि लोगों को मैं क्या दूं अपने समाज को। अभी अभी का समाज ना भूलते चला, अपनी कुटुंब व्यवस्था भूल भूल रहा है अभी अभी अभी। सारे नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो हमारी कुटुंब व्यवस्था क्या है, इतने सालों से, हजारों साल पुराना हमारा ये जो सारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा कल्चर है, इतने हजारों साल पुराना कल्चर है, वो अभी लोग कल्चर भूलते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कितना अच्छा कल्चर है हमारा, पूरे वर्ल्ड में हमारा कल्चर एक नंबर है। जो उसमें कुटुंब व्यवस्था है, कुटुंब व्यवस्था मैंने क्या कि कुटुंब में जो हमारा पुरुष प्रधान संस्कृति है, पुरुष का स्थान थोड़ा सा ऊंचा रहता है कुटुंब में। तो मैंने वो कुटुंब में जब जब मैं ये फैमिली सीरीज में पेंटिंग बनाता हूँ, तो पुरुष का स्थान थोड़ा ऊंचा रखता हूँ। उसके उसके बाद में उसके हाथ में, पुरुष के हाथ में मैं केली का पत्ता देता हूँ। केली का पत्ता हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो केली का पत्ता वो लेके प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने फैमिली को, को प्रोटेक्ट कर रहा है। बोलते हैं ना पितृ छत्र वगैरह, तो वो पितृ छत्र है। फिर माँ है, माँ और माँ बच्चे का संगोपन करती है, तो वो एक प्यार रहता है हर एक बच्चे में। कैसा भी बच्चा हो, अपने माँ बाप के लिए कृष्ण भगवान का, बाल कृष्ण का रूप होता है। तो उसके माथे पे मैं वो जो मोरपीस होता है, मोर की पंखुड़ी, वो लगाता हूँ, ताकि वो उसमें आइडेंटिफाई हो कि ये बच्चा, जैसे कि ये कल का भविष्य है, ये बच्चा है, कल का भविष्य है, ये हमारी संस्कृति है। तो इतना ये पेंटिंग लगाने के बाद वो घर में ऐसा एक माहौल रहेगा कि अरे हमारा ये कल्चर ये है। उसमें वो पेंटिंग से कुछ मैसेज भी जाएगा वो घर में, जहाँ पे वो पेंटिंग लगाएंगे, ये भी है। और जैसी मेरी सोच है, जो आर्टिस्ट के जो विचार रहते हैं, तो विचारों उसका एक पेंटिंग माध्यम रहता है मेरे ख्याल से। वो विचार वो पेंटिंग नहीं बेचता वो अपने विचार या ये थॉट अपने बेचता है। ये तो क्राफ्ट्समैनशिप है, जो पेंटिंग अच्छा बनाना वगैरह, तो अपने थॉट और ये क्राफ्ट्समैनशिप, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे विचार है, ये ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा आप बहुत सही है उसमें। है। हाँ, नहीं, और आप हर एक पेंटिंग में बिल्कुल बिल्कुल। बीच में मैंने एक पेंटिंग बनाया था, वो ब्लैक एंड व्हाइट था, कंटेम्पररी, एकदम क्रिएटिव था। तो वो टाइप की मैं पेंटिंग बनाता था। तो एक आदमी है, वो अपने हाथ पे, वो लंगड़ा है, उसको पाँव नहीं है ऐसा। हाँ, और वो अपने हाथ पे उसके एम की तरफ जा रहा है। उसके गले में मैंने एक जो लकड़ी के पहिए होते हैं, वो पहिए लटका दिए हैं, और हाथ से वो फूल है, कांटे है, सारा उस पे चल के वो अपने एम की तरफ जा रहा है। तभी मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ तो भी प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम में भी मैं पेंटिंग कर सकता हूँ वो तो हाँ, लेकिन क्या है, अपने आजू बाजू में जो सारे सब्जेक्ट या जो भी घटनाएं घटती है, तो वो सारा मैं पेंटिंग में लेके आता हूँ। तभी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे मेरा एम दिख रहा था। तो वो टाइम पे मैंने बहुत अच्छा पेंटिंग हो गया था वो। लेकिन कभी कभी हम ऐसे बैठ जाते हैं या ऐसा लेटते हैं, और वहाँ हमारे दिमाग में कुछ चालू होता है, और वो कल्पनाएं हम लोगों को पैसा देती है। आइडियाज तो आइडिया मेन है ना। तो वो टाइप का मैंने क्रिएटिव पेंटिंग बनाया था कि आदमी ऐसा बैठा है, वो उसका सर है, वहां पे वो जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, कुंडी, तो सर को मैंने कुंडी दिखाया, उसमें से एक पौधा निकल आया और उसको फूल आए, फूल यानी कि वो उसके विचार है। तो ऐसे कुछ कंटेम्पररी थॉट्स आते हैं, तो मुझे वो, मैं फटाक से वो कर लेता हूँ। नहीं, आपके इस बॉडी ऑफ वर्क में है ना, इसमें एक और अंश जो बहुत खूबसूरत मुझे लगता है ऐसा, दैट इज एक पोषक तत्व, नर्चरिंग एलिमेंट बोलते हैं। आपके पेंटिंग्स में जब देखता हूँ, ये बड़ा पूरा पारिवारिक दिखता है, मतलब एक पूरा फैमिली फलता फूलता उसमें, जहाँ पे वो पुरुष भी है, लेकिन पुरुष से भी ज्यादा अगर मैं देखूं कि उसमें जो स्त्री एलिमेंट है वो, क्योंकि उसके वो दैट इज वेरी एक नर्चरिंग भाव देता है। एंड वो बच्चा, आपके हर पेंटिंग में वो एक बच्चा रहता है उसमें, वो एक कल की उम्मीद बोलता है ऐसा।
इट्स लाइक यस। एंड हमेशा हम बच्चों को भी आज भी देखते हैं तो ऐसा लगता है, हाँ, देन दैट्स द ओनली फीलिंग कि ये कल का उम्मीद है, कल का ऐसा, हाँ, द नेक्स्ट टुमारो बिल्कुल। ऐसा। या तो हाँ, ये जो मिश्रण है, मतलब आप इतने खूबसूरत डेकोरेटिव लाइंस में उसको, मतलब आप उसको एस्थेटिक्स भी लाते हैं, उसमें आप सांस्कृतिक वैल्यूज जो है, मौल्य जो है वो भी लाते हैं, एंड एक पारिवारिक मौल्य उसमें है, एंड जहाँ पे वो एक पुरुष, स्त्री और बच्चा, ये सब, ये तीनों, ये सब सारी चीज लाने की मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है, लेकिन आपकी क्या कारण है, आपके क्या मौल्य है, क्या यूजुअली, क्योंकि नहीं तो कैसा होता है, फिगरेटिव मैंने भी काफी सारे देखे हैं, ऐसा हाँ, फिगरेटिव हाँ, होता है वो ज्यादातर से, लाइक सबकी अपनी अपनी सब्जेक्ट होती है, लेकिन एक एक रोमांटिक फीलिंग देता है, एक रिलेशनशिप के बारे में बात करता है उसमें, हाँ, लेकिन आपके पेंटिंग में एक अलग चीज है वहां पे, वो एक रोमांटिक नहीं, बट एक बहुत जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, एक पारिवारिक जिम्मेदारी का फीलिंग आता है उसमें, हाँ, हाँ, राइट? तो हाँ। आपको क्यों ऐसा नहीं लगा कि आपको भी बहुत रोमांटिक बनाना है, इतने खूबसूरत स्त्री और पुरुष बनाते हैं तो रोमांटिक बना के वो बच्चे को लाने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसा नहीं मतलब आप, उसमें, हाँ, हाँ, आप वो थोड़ा तो, अलग अलग सोचे उसमें, वो कैसा आया, मेरे वो हाँ, 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 हाँ। क्यूरियोसिटी। नहीं, नहीं, नहीं। एक्चुअली ये एक्चुअली हर एक आदमी ना अपने फैमिली के बहुत करीब होता है। वो तो पहले तो खुद से बहुत प्रेम करता है, वो तो करना चाहिए। खुद से प्रेम करने के बाद उसके जो फैमिली के मेंबर है, चाहे माँ हो, बाप हो, अपनी बीवी हो, बच्चे हो, ऐसा, और बाद में उसके सारे आ जाते हैं। फिर पूरे देश का जो बंधु भाव है, नहीं क्या, वो एक फैमिली है। तो फैमिली में ऐसे देखता हूँ कि जब हम खुद से प्रेम करेंगे, अपने आजू बाजू जो कुटुंब है उससे प्रेम करेंगे, उसके बाद हम जहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं उस उन लोगों से प्रेम करेंगे, अपना जो देश है वो देश प्रेम करेंगे, वो यहाँ से शुरू हो जाता है सही बात एक्चुअली। हाँ, मैं सही बात। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा कुछ विचार ऐसा रहता है, मन में ऐसा रहता है। और फॉर्म फॉर्म के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। कभी देखेंगे एक, जैसे हमारे मिनिएचर में प्रोफाइल में दिखाते हैं मिनिएचर, करेक्ट। वो टाइप में भी काम करता हूँ, थोड़ा सा वन थर्ड चेहरा वैसा भी। लेकिन हर एक काम मेरा अलग अलग, जैसा कैसा हो वो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ। और अभी अभी तो इतना मीडिया पावरफुल है, हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे कुछ दिखना, अच्छे कुछ सब अच्छा देखने को मिलता है। तो सारे ना, जितना भी नॉलेज है वो नॉलेज इतना मिलता है, तो सारा वो नॉलेज अंदर भर जाता है। तो वो मैं मुझे जो नॉलेज मिला है वो लोगों को मैं इस माध्यम से देता हूँ अभी। हाँ, कि एक्चुअली ये खाली मैं फैमिली के ऊपर ही मैंने पेंटिंग नहीं की है। मैंने वो सितार सीरीज है, वो सितार भी मुझे अच्छा लगा, कि ऐसा लगा कि ये सितार का जो म्यूजिक है, म्यूजिक तो बहुत पावरफुल आर्ट है। हम्म तो नेचर में सभी जगह पे म्यूजिक है। हम्म एकदम आप कहीं पहाड़ों में जाओगे, वहां पे झरना झरना बह रहा है, पत्तियों के ऐसे कुछ सलसलाहट हो रही है, तो वो भी एक म्यूजिक म्यूजिक है, चाहे कौन सा भी। लेकिन ये सारा नेचर में है। और ये मैंने पहली बार जिंदगी में ना वो सतार किसी को बजाते सुना, तो मैं इतना प्रभावित हो गया कि कितना अच्छा है ये। फिर धीरे धीरे वो कैसा हो गया कुछ पता नहीं, लेकिन मैं सोचा कि अरे ये म्यूजिक इतना पावरफुल है, ये नेचर में है। फिर एक स्त्री में एक सौंदर्य होता है, तो स्त्री का हम्म सौंदर्य हम देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो थोड़ा सा गलत ढंग से देख रहा है। लेकिन हम हम्म वही सौंदर्य हम नेचर में देखते हैं, नेचर में, तो हम्म लोग ऐसे नहीं बोलते कि अरे गंदे गंदे तरीके से देखता है। तो वो दोनों का मिलाप मैंने वहां पे वो सितार सीरीज में कर दिया है। वो हम्म लेडी को मैंने सितार बजाते समय देखा है, और वो उसमें वो लेडी को सारे ऐसे पत्ती बेल लपेटे हैं, और नेचर से आवाज आ रही है। हम्म। ऐसा ऐसा कुछ ये मेरी सोच है, ये मैंने वो पेंटिंग करते समय वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है।
या मैं इसमें ये देखा है मैंने उसको, मैं समझ सकता हूँ उसमें। एक और चीज है उसमें, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी पेंटिंग्स की अगर मैं उसको दो कैटेगरी में बांटूं, एक मुझे लगता है कि ऐसा बड़ा सांसारिक है, एंड दूसरा वाला जो है आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक में जहाँ पे एक ब्रह्मचारी का फीलिंग आता है, मतलब दोनों पहलू है। एंड ये फीलिंग किधर आता है मेरे को, जब वो कृष्णा को देखता हूँ, आपके जो कृष्णा, क्योंकि उधर भी बच्चा ही है वो। यूजुअली जितने भी मैंने कलाकारों को कृष्ण बनाते हुए देखा, वो हमेशा उन्होंने कृष्ण को एकदम या तो रासलीला के साथ, नहीं तो गोपी के या अपना गाय के साथ ऐसा। ना आपका बाल स्वरूपी कृष्ण आया है, एंड उसमें आपका एंड वो आपका सांड, वो आपका गाय, आपका आपके पेंटिंग्स में गाय और सांड हो जो वो बहुत बड़ा होता है, जिसके ऊपर कृष्ण बाल रूपी में बहुत छोटा होता है। तो ये कैसा है ये हाँ, उसका भी मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये जो मेरी शुरुआत हुई ना बच्चों के पेंटिंग करने की, तो मेरे बच्चे जब छोटे थे, करीबन एक 10-15 साल पहले, तो बच्चों को मैं पहली बार देख रहा था, यानी कि इतने नजदीक से मेरे खुद के बच्चे, और उनकी बॉडी, उनका वो एनाटॉमी, उनका वो इतना अच्छा ना सारा, कि ऐसा। तो वो जो है ना, वो मैंने वो बनाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरे मन में आया कि बचपन में हम लोग जो भी देखते हैं, जो भी बचपन में सारा हम सीखते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो भी भाषा हो या जो संस्कार हो, जो भी अच्छी चीजें हो, जो भी जितना भी हम लोग अनुभव करते हो बचपन में हो जाता है, वो सारा पूरा पूरा जिंदगी भर रहता है हमारे। तो कृष्ण भगवान ने इतनी बड़े गीतोपदेश किया, तो वो सारा जो मूल है उनके बचपन का रहेगा, क्योंकि वो जमाने में वो जो गुरुकुल पद्धति थी, नहीं क्या, जंगल जाके वो गुरु के कुटी में रह के वो ज्ञान प्राप्त करना, सारी विद्या प्राप्त करना, तो कितना अच्छा रहेगा। हम हमारे बचपन में जो सीखते हैं वो जिंदगी भर हम उसको फॉलो करते हैं, या जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। तो कृष्ण भगवान का बचपन और अपना बचपन, इसका कुछ ऐसा मेरे दिमाग में रह गया होगा। तो ये बचपन कितना कितना प्यारा रहता है। हर एक को अपना बचपन जिंदगी भर नहीं भूलते, वो अच्छी अच्छी बातें, सही या बात, बहुत बहुत बढ़िया बचपन रहता है। किसी का बुरा हो गया बचपन में, कुछ उसे अच्छा अनुभव नहीं, तो भी वो बुराईपन में भी उसको वो अच्छा ही ढूंढता है। अगर बिल्कुल। किसी बहुत गरीबी में गया होगा बचपन, लेकिन वो गरीबी में भी बहुत सुख था वो बचपन में। प्यार करने वाले माँ बाप थे, या कुछ फ्रेंड्स लोग थे, वो बचपन का खेल था, जो भी है वो बचपन का, तो आदमी जिंदगी भर पूरा भूला नहीं सकता। इसी वजह बिल्कुल से बिल्कुल। वो बचपन एक की सारे आ जाता है एक बात। नई उम्मीद रहता है हर बच्चे के हाँ चेहरे में, एक नई उम्मीद, हाँ, एक नई नई उम्मीद है, नई उम्मीद है। या एक नए सपने, एक ऐसा लगता है कि हाँ कल का एक भरोसा होता है ऐसा। तो हाँ, आपके जो कृष्ण बाल स्वरूपी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कृष्ण एक नई उम्मीद है, एक नया भरोसा है, अभी कल के लिए भी अभी चलेगा, जो आज हो गया कल के लिए है वो। ऐसा। ये आपकी जो सीरीज है इसमें, ये इसके अलावा मैंने एक और आपके साथ सीरीज देखी है। देखिए ये फॉर एग्जांपल ये जो फिगरेटिव करते हैं, इसमें कितने कंट्रोल्ड, कितने हाँ शिस्त, कटिबद्ध लाइंस है, रेखाएं हैं इसमें। हाँ डेकोरेटिव फॉर्म्स में बहुत खेलते हैं, भाव में बहुत खेलते हैं, रंगों में खेलते हैं। लेकिन आपकी एक ऐसी भी सीरीज है जहां पे आप फेस और फिगरेटिव करते हैं, जहां पे आपने सडनली उसको तोड़ दिया, उसको मतलब उसको आपने काफी आजाद पे कर दिया उसमें, हाँ एंड उसके डिटेल्स में भी काफी एब्स्ट्रैक्शंस है हाँ ऐसा। तो एक तरफ से जहां पे इतना डिटेल्ड डेकोरेटिव फॉर्म्स, हाव भाव, कंट्रोल्ड ड्राइंग से आप सडनली गियर चेंज करते हैं और एकदम आजाद होके फिर बाद में इसमें ये शिफ्टिंग कैसा होता है? जो फॉर हाँ, एग्जांपल आपका फेस सीरीज है, आपका फिगरेटिव सीरीज, उसमें कितना फॉर्म्स के साथ आप एब्स्ट्रैक्शन खेलते हैं? ये सारी नेचर की देन है, निसर्ग की देन है। एक्चुअली ना, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बटरफ्लाई, एक सुंदर हम्म बटरफ्लाई रहता है, एकदम सुंदर, हम्म नहीं कैसा, एकदम हम्म एकदम रंगी बिरंगी, कलरफुल, एकदम डेकोरेटिव दोनों। और एक बटरफ्लाई ऐसा आपने देखा रहेगा कि एकदम सूखे हुए पत्ती की तरह है,
एकदम सूखा हुआ। ये नेचर का क्रिएशन है ना, नेचर का क्रिएशन बोल सकते हैं। सही बात। तो मैं समझता हूँ आर्टिस्ट का भी डेकोरेटिव वर्क और ये जो क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्शन, ये जो वर्क है, ये तो नेचर से ही आया है, ये इतना ही नेचुरल है। पेंटिंग कौन सा भी तरीका का हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, रियलिस्टिक वर्क हो, स्टाइलाइजेशन वर्क हो, या एकदम एब्स्ट्रैक्ट वर्क हो, वो अच्छा लगना चाहिए बस। वो देखने वालों को ऐसा खींचना चाहिए, अरे कुछ ये अलग है उसमें, ये आर्टिस्ट की कुछ तो भी अलग आइडेंटिटी है। और ये काम करते जब मैंने फिगर ये सारे डेवलप कर दिए ना, ये 2004 में मैंने मेरा ऐसा शुरू हो गया था। अवतार मूवी आपने देखी रहेगी। अवतार अवतार मूवी में ऐसे एकदम वो जो अवतार जो दिखाए हैं, नहीं क्या, एकदम ऐसा एकदम 8-9 फीट ऐसा लंबे वगैरह, उनकी कमर एकदम छोटी, छाती बड़ी। तो 2004 में मुझे ये आइडिया आया था कि ये आइडियल आदमी ना ऐसा होना चाहिए, उसको दो आंख भी हो, एक कान भी, दो कान भी हो, नाक भी हो, लेकिन ये ऐसा कुछ अलग दिखना चाहिए आदमी, ताकि वो एकदम नेचर के करीब जाए। अभी क्या हो गया कि हम लोग नेचर के एकदम विरुद्ध बर्ताव करते हैं, इसीलिए हम लोगों को अभी ऐसा थोड़ा सा नेचर के विरुद्ध जाने से ऐसा कुछ तो भी हो गया है। लेकिन अगर आदमी पहले से नेचर के साथ रहता तो ऐसा कुछ दिखता, ऐसा कुछ उसका बॉडी लैंग्वेज हो जाता, कमर एकदम पतली हो जाती, छाती बड़ी हो जाती, एकदम नेक ऐसा एकदम टॉल हो जाता। ये ऐसा मेरा सोच है, ये उसी तरह से डेवलप हो गया है। नहीं, वो इसलिए मुझे वो इंटरेस्टिंग इसलिए लगा हाँ हाँ हाँ। क्योंकि यूजुअली कैसा होता है कि कोई भी आर्टिस्ट, मैं ज्यादातर से आर्टिस्ट, उनकी एक तरह की काम जब बिकने शुरू हो जाते हैं ना, फिर हाँ, वो उसी स्टाइल में फंस जाते हैं। वो मतलब वो बाद में उनको दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए इतना हिम्मत नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है शायद ये मार्केट बिगड़ जाएगा, कट जाएगा हाँ। ये। लेकिन आपकी कलाकृति में मैंने देखा उसमें कि आपकी आपकी कमीशन वर्क में जितना कारीगिरी है, उतना ही आप अपने जो वर्क है, अपना बॉडी ऑफ वर्क में, उसमें आप खेलते हैं अलग अलग सीरीज के साथ, अलग अलग फॉर्म्स के साथ, थोड़ा आजाद, मतलब आप ट्रैप नहीं होते हैं। तो आपको कभी लगा नहीं कि यार ये तो सेल मेरा जा रहा है इसमें, वरना मैं इसको ट्रैप में इसी टाइप का एक फैक्ट्री की तरह बनाते चलूं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, शुरू से मैं क्या बोल रहा कि शुरू से मुझे ना कि फेल होने की आदत है, फेल होके वापस पास होना, और हर एक चैलेंज स्वीकारना, हर एक चैलेंज स्वीकारना। ऐसा नहीं कि अरे मेरा ये काम बिकता है तो मैं इसी उसी तरह का काम करूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ अलग काम कर दूं उसमें से कुछ। तो क्या होता है, दिन भर मेरा स्टूडियो में ना रेडियो चालू रहता है, उसपे मैंने परसों ही एक मराठी एक्ट्रेस की मुलाकात सुनी, वहां पे वो माँ बेटियां दोनों थी। तो वो नसरुद्दीन शाह ना, उनका शो वो कुछ एनएसडी में काम कर रही थी, और उनका एक सीन था नाटक में, तो वो सीन बहुत अच्छा करती थी वो एक्ट्रेस, और उनको उनको उनके वो सीन को तालियां बजती थी। तो नसरुद्दीन शाह उनका सीन देख 1-2 दिन आ गए, लेकिन उन्होंने उसको बोला नहीं कि ये तो अच्छा करती है वगैरह। तो वो लड़की को, वो एक्ट्रेस को बहुत ये लगा कि वो पूछने गई नसरुद्दीन शाह से कि आप ने कुछ बोला नहीं, मेरा सीन अच्छा हुआ या क्या। तो वो बोले कि जो तूने कल किया वहां पे तालियां पड़ी तो अच्छा है, लेकिन तो दूसरे दिन कुछ अच्छा, कुछ दूसरा ट्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि वही तो असली कलाकार है। तू जोर जोर से रोती है, उसके लिए लोग तालियां बजाते हैं, तुझे पता है कि ऐसा रोने से लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन सही, वो वास्तव में सही कलाकार वही होता है जो नेक्स्ट डे कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करे। वो मन ही मन में रोती रहेंगी, तो ऐसा कुछ ट्राई क्यों नहीं करती। तो मुझे ये बात हमेशा से, वो सुनने से पहले भी मेरे मन में यही था कि हम लोगों को अलग अलग ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसमें चैलेंजिंग है। बच्चा कैसा पैदा होगा, वो कैसा दिखने को होगा, वो पहले हम लोगों को पता नहीं होता ना। वो, सही बात। हाँ, सही बात। उसकी पेंटिंग का भी वैसा ही होना चाहिए। अपने कलर्स के बारे में बताइए ना। आपके पेंटिंग देखा तो ऐसा लगता है होली, यार होली चल रहा है। इतने रंगीले, इतने पावरफुल कलर्स होते हैं, इतने नैसर्गिक होते हैं उसमें, इतने नेचुरल होते हैं। मतलब आप इतने स्ट्रॉन्ग कलर्स यूज करने के बाद भी वो गॉडी नहीं लगता है।
हाँ 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 हाँ। उसमें एक बहुत ताकत है, बहुत परिपूर्ण है आप उसमें। तो ये रंगों के साथ आप आपकी भाव हाव भाव आपकी कैसे चलता है? नहीं नहीं, एक्चुअली रंगों से खास रंगों के साथ खेलना ना, पहले पहले शुरू शुरू में मेरा कलर सेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उस पे मैंने काम करते करते कैसे कैसे डेवलप हो गया। समझिए एक पुराना वॉल है, भिंत है हम्म ऐसा, वहां पे हम्म कुछ तो भी धब्बे पड़े हैं या कुछ नेचुरल फॉर्म रहते हैं, वो जो नेचुरली उसमें जो कलर्स दिखते हैं नेचुरली, नॉट गॉडी, हम्म अगर गॉडी हम्म भी होंगे तो भी वो नेचुरली कैसे दिखते हैं ना, उसका काम करते करते समय मुझे समझ में आता था कि अरे ये थोड़ा बहुत गॉडी हो रहा है, तो उसको अर्थ अर्थ कलर रहते हैं ना ऐसा, मिट्टी हम्म के वगैरह, हम्म वो टाइप में कैसा, जो मैं सब्जेक्ट कलर पेंट करता हूँ ना, वो सारे क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा पुरातन या अपना कल्चर कितना पुराना है उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि मुझे ये फैमिली दिखाना है तो उसमें मुझे कल्चर दिखाना है, वो कल्चर तो हम्म इतने सालों से, इतने हजारों साल से हो रहा है, तो ये कल्चर पुराना भी दिखना चाहिए मेरे पेंटिंग में, तो वो हम्म सारे अर्थ कलर आने चाहिए। ठीक है, हम्म जैसे कि ये येलो कलर हो, रॉ सायना हो, बर्न सायना हो, और हम्म उसमें से थोड़ा बहुत ऐसा ये थोड़ा सा ऐसा, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इतने सारे पोर्ट्रेट कर दिए ना, उसका भी मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अलग अलग टाइप के, किसी का नाक नाक में भी बहुत वैरायटीज होती है, फेस कट में बहुत वैरायटीज होती है, फिर यहाँ वहाँ घूमता हूँ, लोगों के अलग अलग चेहरे, वो कैसा है, तो वो भी एक अननोनली एक स्टडी होता होता है, नहीं क्या, हम्म हम्म अनकॉन्शियसली हम लोग ऐसे देखते हैं कि लेकिन मन में कुछ चल रहा होता है कि अरे, तो वो काम करते समय ऑटोमेटिकली उतर जाता है। बहुत बहुत सही, बहुत सही। नहीं, लेकिन आई मीन आपके रंगों से पता चलता है हाँ कि हाँ। हम आपकी जो एक सांस्कृतिक भारत की हम्म। जो गांव में बसती है उसका हम्म। प्रभाव कितना पड़ा है। हाँ। मतलब मिट्टी का कलर हो, वो लाल कलर, वो प्रकृति का कलर हो जहां से हरा भरा लाल सब निकला हो, वो पेड़ पत्ते जानवरों के साथ, मतलब जीवन की जो सेंसिटिविटी, सूक्ष्मता बोलते हैं ना हम लोग उसको। हाँ 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 हाँ, वो सूक्ष्मता आपने बहुत खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया है, उसकी कोमलता को भी कैप्चर किया है जो आपकी कलाकृति में दिखती है, मतलब वो हाँ हाँ। सूक्ष्मता और कोमलता। आई थिंक वो बहुत उसकी ताकत है उस पेंटिंग्स की, अच्छा। आपके उसमें बहुत 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 खूबसूरत, बहुत इसमें, क्योंकि अच्छा। आप जिस तरीके से आपके हाँ फिगरेटिव वर्क से जो बहुत द ब्यूटीफुल मेन एंड वुमेन देयर, हाँ एंड जो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वुमेन, आपके जो पेंटिंग्स में जो स्त्री का फिगर होता है, वो आंखें आपके, वो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इज आंखें। एक अच्छा आगे। क्रिएटिव फॉर्म, इसके लिए मैं बोला ना, मुझे अच्छा, ये आगे। हाँ हाँ हाँ। ये एक इतना टोटल पैकेज है जहां पे रंग, फॉर्म्स है, लाइंस है, डेकोरेटिव फॉर्म्स है, फिर भी बड़ा कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है। एंड इसको मुझे वो आलमेलकर के पेंटिंग्स के बाद मुझे वो परिपूर्ण, मुझे ये पेंटिंग आपकी थोड़ा ये लगने लगे आपके। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, आलबिलकर तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है। बहुत मैं बड़े तो अभी बिल्कुल। सीख रहा हूँ, और ये जिंदगी भी अधूरी रहती है नहीं, इतना। डेफिनेटली मैं नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हाँ हूँ आलमेलकर की पेंटिंग्स की, उनकी जो वो जो उन्नत स्थान है वो अलग है, हाँ उसमें हाँ मैं हाँ जान, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे वो जो परिपूर्णता, जो सूक्ष्मता और जो कोमलता, जो हाँ। सेंसिटिविटी और टेंडरनेस जो दिखती है, ये बहुत लोगों की पेंटिंग्स देखी, मुझे ऐसा कभी ये नहीं हो, लेकिन आपकी पेंटिंग में मुझे कहीं तो उस दिशा में वो लगती है, वो टच होती अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, हम्म जो सभी आर्टिस्ट बोलते हैं और सभी आर्टिस्ट लोगों को पता है कि दूसरे आर्टिस्ट को खाली देख लो, उसको फॉलो मत करो, क्योंकि हम्म हर एक भगवान ने हर एक आदमी में कुछ ना कुछ खूबियां दे दी है, वो खुद की खूबियां पहचान लेना चाहिए खुद को, वो हम्म समझ काम कर करके वो खुद को समझ आ जाती है कि मुझ में ये अच्छा है, उसको डेवलप करना। अभी तो मैंने ये सारा मैं डेवलप कर रहा हूँ अभी, पता नहीं
लेकिन मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ कितना छोटा आर्टिस्ट हूँ ये तो सारे लोगों के ऊपर है, वो क्या मानते हैं। लेकिन मेरी एक यही भावना रही है कि खुद में अच्छा क्या है, वो खुद को कैसा डेवलप करना। क्योंकि अगर आप खुद का, ना कि दूसरों को फॉलो फॉलो थोड़े समय तक कर सकते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, माँ बाप का हाथ पकड़ के वो चलना सीखता है, लेकिन बाद में पूरी जिंदगी भर वो हाथ नहीं पकड़ता। पहले शुरू में फॉलो कीजिए, लेकिन बाद में खुद का कुछ तो भी आना चाहिए पेंटिंग में। हर एक को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, वो आना चाहिए, वो डेवलप करते रहना चाहिए। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आप गरीब हो श्रीमंत हो, वो मैटर करता ही नहीं, वो तो अलग ही बात है। लेकिन बिल्कुल काम बिल्कुल। पे आप बहुत एकनिष्ठ रहना चाहिए काम काम के ऊपर, और वो काम बहुत करना चाहिए हर एक आर्टिस्ट ने। और आपने ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम लोगों को, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आर्टिस्ट नहीं लोग नहीं। क्या होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते नहीं, और ये बोलने को थोड़ा आर्टिस्ट थोड़ा सा शाई किस्म के रहते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद मुझे इतना शब्दों के इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन नहीं नहीं, दैट्स फाइन, जस्ट बी व्हाट यू आर। आई मीन जैसे इसमें हाँ हाँ हाँ। देखिए, एक और सवाल है जो मेरे हमेशा मुझे वो क्यूरियोसिटी रहती थी। हाँ हाँ। आखिरी सवाल पूछूंगा, मैंने बहुत टाइम लिया आपका, लेकिन फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन। ओके हाँ। आपकी पेंटिंग्स में स्पेशली वो श्रृंगार रस बहुत सुंदर आता है। अच्छा। मतलब वो कलर्स हो, फिगर्स हो, डेकोरेटिव हो, नाजुकपन हो, नजाकत हो, स्पेशली फीमेल फिगर्स में बहुत सुंदर आता हाँ 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 है। हाँ। तो आपने और ऑल्सो आपने ये कहा कि बचपन में या कॉलेज डेज में आप ऐसा होता था कि मेला वेला कुछ लगता था, आपको सुबह अर्ली सुबह नहीं तो देर रात को आप तमाशा देखेंगे, एंड हाँ शाम को आप कुश्ती करेंगे। हाँ। ओके, मतलब वो द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, आप दोनों को देख रहे हैं उसमें। यस। तो आपको कभी खूबसूरत न्यूड्स बनाने का कभी ये नहीं आया इसमें? मैं नहीं नहीं। हमेशा ऐसा सोचता कि आपकी आपके शैली में आपकी जो सूक्ष्मता, वो कोमलता, वो सौंदर्यता, वो सौंदर्य शास्त्री एस्थेटिक्स को देखे, अगर आप न्यूड्स नहीं नहीं। करते, अगर रमेश न्यूड्स करते तो कैसा जाता? अच्छा अच्छा। नहीं, वो मेरे दिमाग में है। मैंने एक्चुअली पहले कुछ न्यूड्स बनाए हैं मेरे स्टाइल में, और आगे भी जाके मेरा प्लान है न्यूड्स बनाने का। क्योंकि वो जो स्त्री का सौंदर्य है, एक्चुअली इंडिया में, भारत में क्या हो गया, भारत पहले तो बहुत आगे था। क्योंकि हमारे मंदिरों पे ही तो आप देखेंगे नहीं क्या, खजुराहो या वगैरह, उसमें न्यूड्स बिल्कुल। इतने अच्छी तरह से किए हैं। लेकिन अभी बीच में ऐसा हम लोग जो परकीय आक्रमण वगैरह हो गए, उसमें से ना हम लोग अपना सारा भूल गए। वो जो जो प्योर ऐसे देखते थे न्यूडलिटी को, वो या अभी अभी वो सारा उतनी ताकत नहीं रही अभी, उतनी ताकत मानसिक नहीं रही। ताकत, हाँ, मेंटल मानसिकता ताकत। थोड़ी सी अलग हो गई है। लेकिन वो न्यूड में भी कितना आर्टिस्टिक ये है, वो वो तो बहुत ही है। वो तो मैं तो आगे बिल्कुल जाके करने वाला हूँ, मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया है, और वो अच्छा बिल्कुल लगेगा मुझे, मैं करने वाला बिल्कुल। हूँ एक्चुअली। हम इंतजार करेंगे देखने के लिए, क्योंकि वो सो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल हो, वो लाइंस हो, वो श्रृंगार रस हो उसमें, जहाँ हाँ पे बहुत सुंदर होगा हाँ। उसमें। और वो पेंटिंग लगना चाहिए, सही ना कि बात। वो इलस्ट्रेशन लगना चाहिए। क्योंकि क्या बिल्कुल है, पतली सी लाइन होती है, एक बिल्कुल। पेंटरली क्वालिटी और एक थोड़ा सा इलस्ट्रेशन क्वालिटी। बहुत बहुत आर्टिस्ट उसको पार कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट ना वो अटक जाते हैं। वो 99 और 100 जो फर्क है ना, वही सही फर्क बात। है। बस बस उधर ही हो जाता है। या हाँ, आपने हमारे साथ बात किया रमेश जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमने काफी इंटरेक्शन किया, हम फिर से मुलाकात करेंगे, फिर से मैं आपको इनवाइट करूंगा आगे की चर्चा, क्योंकि ये कोई आधा पौना घंटे में खत्म होने वाली हाँ चर्चा नहीं है, ये तो बहुत लंबी चलेगी उसमें। बिल्कुल। एंड आर्ट टीवी का मकसद और उद्देश्य यही है कि जहाँ पे हम कलाकारों की मौल्य, उनकी सोच, उनकी अनुभूतियां जो है वो हमें जानने का मौका मिले। कलाकृति तो हम देखते हैं उसमें, क्योंकि एक कलाकार की पहचान उसकी मौल्य, उसकी सोच, उसकी आइडिया से होती है। कलाकृति तो बाद में बनती है। बिल्कुल। या यही सोच से कर रहे, एंड इस प्रोग्राम में आप आए, एंड आपने अपनी सारी आइडियाज, आपकी जो अनुभूति हमसे
फ्रैंकली शेयर किया, वो हमें बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. Thank you, Vasan ji. Thank you. Yes. Friends, I believe that you like this interaction with Ramesh Gujjar. Do like, share, comment, and subscribe our TV, and let us know what you think about this. Thank you very much. Thank you, Ramesh ji. Thank you. प्रोग्राम में आने के लिए. Thank you.